हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो आज मेरी ये डीपीएसपी की पार्ट 3 वीडियो है, जो कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी डीपीएसपी का, वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में था और उसमें मैंने फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और डीपीएसपी है क्या उसके बारे में डिटेल्स बताई थी। उसके बाद हम गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन किए थे और आज हम डिस्कशन करेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो कि 7 आर्टिकल्स उसमें बिलोंग करते हैं। और अगर वो दोनों की वीडियोज़ आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर लिंक में चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, डीपीएसपी को हम अगर क्लासिफाई करते हैं, वो 3 तरह से कैटेगराइज़ किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट। क्या-क्या कंटेंट है और किस काम के लिए वो कंटेंट बनाया गया है, किस प्रिंसिपल को बेस करके वो कंटेंट बनाया है, उसको बेस करके 3 तरह से डिवाइड किया गया है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स, इसमें 6 आर्टिकल्स आते हैं, इसको भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जो कि 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51, ये सब आर्टिकल्स आज हम डिस्कशन करेंगे। तो अब हम चलिए जानते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है क्या। लिबरलिज्म, ये जो प्रिंसिपल है, ये रिप्रेजेंट करता है लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को। अच्छा, एक डाउट आपके मन में आ रहा होगी कि लिबरलिज्म का एक्चुअली मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म? देखिए, ये एक पॉलिटिकल टर्म है, पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल टर्म है। ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी है, देखिए, जब हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब वो जो इरा थी, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, तभी ना बहुत सारे सोशलिज्म उभर कर आ रही थी, सोशलिस्टिक आइडियाज़ उभर कर आ रहे थे, क्योंकि कैपिटलिज्म चल रहा था। लोगों की जो वर्कर्स वगैरह थे, वो बहुत टॉर्चर हो रहे थे, एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो ये सब चीज़ों के साथ साथ कुछ सोशलिस्ट उभर कर आए और ये सब चीज़ों के बारे में बात करने लगे। ठीक है, तो डिफरेंट आइडियोलॉजी तब क्रिएट हुआ, जैसे कि मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी है, वेबरिज्म एक आइडियोलॉजी है, उस तरह की लिबरलिज्म एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी उभर कर आया। तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपको फ्रीडम दिया जा रहा है। ठीक है, आपको इंडिविजुअल फ्रीडम दिया जा रहा है। आपके पास कंसेंट एंड इक्वलिटी हो, हर एक इंडिविजुअल के पास सिविल एंड ह्यूमन राइट्स हो, और उसके बाद आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, रिलीजियस कंसाइंस हो, और सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी हो। ये सब चीज़ों के बारे में जो बात करता है, उस आइडियोलॉजी को कहते हैं लिबरलिज्म। ठीक है, तो आप लोग को पता है हमारा कंट्री एक सेकुलर कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें लिबरलिज्म का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रोल है अ, हमारे कंट्री में। तो ये जो आर्टिकल्स, ये 7 आर्टिकल्स जो बने हैं इस प्रिंसिपल के अंदर, इसे बात को ध्यान में रखते हुए, इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ठीक है, तो आर्टिकल्स, इसमें 7 आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए हैं। आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49 एंड 51। तो एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। सिटीजन की यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह से होनी चाहिए, ये जो टॉपिक है, इसके बारे में मैं इस वीडियो के बाद एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पर्टिकुलरली। और उसमें क्या-क्या पॉइंट्स वगैरह हो सकते हैं, क्या-क्या पॉइंट्स फेवर में हो सकते हैं, क्या-क्या एग्नेस्ट में हो सकते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों के लिए मदद हो जाएगी, या फिर जो लोग जानना चाहते हैं व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, उनको भी मददगार हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को एक ये बात बताना होगा कि अभी-अभी बहुत ही रिसेंट न्यूज़ चल रही है हमारे कंट्री में, और बहुत बड़ी मुद्दा भी है ये। कौन-सी स्टेट है जो अभी-अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ये सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट है, उनको पता होगा कि अभी-अभी मैं बता रही हूँ, फिर भी नहीं बताती। आप लोगों को कमेंट में कमेंट में लिखना है कौन सी ऐसी स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजन्स के लिए लागू किया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स इसके बारे में।
States shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. टेरिटोरी, इंडिया की टेरिटोरी के अंदर सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सिक्योर करने के लिए स्टेट को कहा गया है। मतलब वन कंट्री वन रूल टू बी अप्लाइड टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज। जितने सारे रिलीजियस कम्युनिटीज हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज, बुद्धिज्म, हर एक रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए एक ही सिविल कोड, एक ही रूल कंट्री में लागू किया जाएगा। ये इसका एम है आर्टिकल 44 का। पर्सनल लॉज रिलेटेड टू मैरिज, मैरिज के लिए भी एक ही लॉ होगा, डिवोर्स के लिए भी एक ही लॉ होगा, मेंटेनेंस के लिए, सक्सेशन जो प्रॉपर्टी सक्सेशन होता है उसके लिए भी एक ही लॉ होगा हर एक हमारे कंट्री में, अडॉप्शन के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हमारे कंट्री में एक ही लॉ होगा। पर्टिकुलरली क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस में हमारे और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में भी, ठीक है, डिफरेंट टाइप का रूल्स रेगुलेशंस होता है मैरिज को लेकर, डिवोर्स को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, कि सक्सेशन प्रॉपर्टी सक्सेशन को लेकर या फिर अडॉप्शन को लेकर। तो अगर हमारे कंट्री में एक तरह की बन जाए कोड, एक तरह की रूल्स बन जाए तो किस तरह से कैसा अच्छा होगा, नहीं? तो हम उस वीडियो में डिटेल्स इसके बारे में बात करेंगे कि अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कंट्री में, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो क्या, उसका मतलब है क्या। डिफरेंट रिलीजन्स इन इंडिया हैव डिफरेंट पर्सनल लॉज। यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड इम्प्लाई द सेम पर्सनल लॉ बीइंग फॉलोड बाय ऑल द पीपल इन द कंट्री। सेम बात, सबको एक ही लॉ फॉलो करना होगा इंडिया में, ये बात बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 45, जो कि ये बोलता है चाइल्डहुड केयर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। 6 ईयर से बिलो जो भी बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, प्रोविजंस किस तरह से होनी चाहिए, उसके बारे में आर्टिकल 45 बात करता है। तो ये इस आर्टिकल में स्टेट को ये ऑर्डर दिया गया है, मतलब स्टेट को ये करना है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर सबको, सब बच्चों को मिले, प्रोवाइड किया जाए, एंड एजुकेशन मिले अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ये जो आर्टिकल है ये 86th अमेंडमेंट एक्ट में 2002 में इंसर्ट किया गया था। जब आर्टिकल 21A मैंने डिस्कशन किया था, आप लोगों को याद होगा, मैं वो फंडामेंटल राइट में पढ़ाया था आर्टिकल 21A। उसमें क्या क्या कहा गया था कि जो बच्चे होते हैं 6 to 12 के एज तक, तो उनको एजुकेशन, प्रॉपर प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए, ये उनका राइट से। तो उस राइट को किस तरह से हमें, उस राइट को लेके किस तरह से हमें बनाना है लॉज एंड पॉलिसीज़ कि उस राइट का भी हनन ना हो और पेरेंट्स के बीच और स्टेट के बीच एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को एजुकेशन देना और उनका केयर करना। तो इसीलिए इस इंस्ट्रक्शन को डीपीएसपी के अंडर 86th अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 45 को इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 के बारे में बहुत ही डिटेल्स में मैंने डिस्कशन किया है गांधीयन प्रिंसिपल्स में, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी और आप जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो उसका वीडियो भी देखिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाई है। और एक बात, अब हम डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 48A, जो कि बात करता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के सेफगार्डिंग के बारे में एंड एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट के बारे में। आप लोगों को एक बात बतानी है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कौन सी लिस्ट में आता है, एक बार पॉज करके बताइए तो ज़रूर। तो मैं बताती हूँ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमारे जो लिस्ट होते हैं 7 शेड्यूल में, उस पर कॉन्करेंट लिस्ट में प्रेजेंट है। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ मिलकर उसके ऊपर रूल्स, पॉलिसीज एंड लॉज बनाएंगे, उसको रेगुलेट करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में हालांकि ज़्यादा पावर सेंटर के पास होता है, लेकिन स्टेट के पास भी कुछ पावर्स होती है जिसमें वो सेंटर गाइड करता है स्टेट को किस तरह से मैनेज करनी होती है चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो 48A है, पता है ये का मतलब क्या होता है जी?
अगर कोई भी आर्टिकल में इस तरह से कैपिटल लेटर में कुछ जुड़ जाता है तो आप लोगों को ये 100% कन्फर्म करना है कि ये अमेंडमेंट होके यहाँ पे जुड़ा है। तो ये जो 48A है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जुड़ा था 1976 में, ठीक है, ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हो गया 48A। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 49 जो कि बात करता है हमारे जो मोनूमेंट्स है, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो प्लेसेस हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गया, कल्चरल प्लेसेस हो गया, जो जिसका नेशनल इम्पोर्टेंस है, हिस्ट्री में बहुत उसका इम्पोर्टेंस दिया गया है, मोनूमेंट्स होते हैं, उनका कैसे प्रोटेक्शन किया जाए उसके बारे में आर्टिकल 49 में बात किया गया है, ठीक है। इसमें स्टेट को ये गाइडलाइन दिया गया है कि स्टेट का ये ऑब्लिगेशन है टू प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट, जितने सारे मोनूमेंट्स है और प्लेसेस है और ऑब्जेक्ट है जिसका आर्टिस्टिक या हिस्ट्रिक इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखा जाता है, जैसे कि आगरा का ताजमहल हो गया, हमारा कुतुब मीनार हो गया, हिस्ट्रिकल प्लेसेस जैसे कि हमारा उड़ीसा में क्या है, लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, इस तरह से बहुत सारे प्लेसेस, हिस्ट्रिक प्लेसेस हो गया, कल्चरली कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस वहाँ पे होता है। तो उस तरह की प्लेसेस को, उस तरह की मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को गाइडलाइन दिया गया है डीपीएसपी में। और उसके साथ इसको स्पॉइलिंग से, डिस्ट्रक्शन होने से, उसको रिमूवल करने से, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट होने से भी रोकना है। इस केस में भी स्टेट को ध्यान देना है, ठीक है। ये बात करता है आर्टिकल 49। नेक्स्ट चलते हैं। अब चलिए जानते हैं आर्टिकल 50 के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको याद रखनी है और याद रह भी जाएगी क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 50 को हमारे जो केशवानंद भारती केस था 1973 में, एक केशवानंद भारती केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 50 हमारा जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है, ठीक है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सेपरेशन ये कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। देखिए हमारे जो सिस्टम होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 3 तरह से होता है, ठीक है। ये हो गया 1 2 3, ठीक है। इसमें मान के चलिए हमारे जो पिलर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का वो 3 तरह की, इसमें एग्जीक्यूटिव, इसमें जुडिशियरी एंड इसमें लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है कि कुछ लॉज को बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट वगैरह हो गए, गवर्नमेंट स्टाफ्स वगैरह हो गए, जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह हो गए, उनको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, ठीक है। ये उनका काम होता है लेजिस्लेटिव पे जो भी लॉज बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंटली किसी के पास बायस ना होके इस सभी चीज़ों को वेरीफाई करना, जो लॉज बना है वो ठीक से बना है कि नहीं, जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, वो सब चीज़ों को चेक करना जुडिशरी का काम है। इसीलिए आर्टिकल 50 में यही कहा गया है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखनी है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर गवर्नमेंट अपॉइंट करने लगेंगे, एग्जीक्यूटिव वाला अपॉइंट करने लगेंगे, तो क्या होगा, जब आम आदमी कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर गवर्नमेंट उनका वायोलेट करता है तो वो कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट किसके फेवर में कहेगा, तो कोर्ट डेफिनेटली गवर्नमेंट के फेवर में कहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो है जो अपॉइंट करते हैं ना उनको, उनके पास कोई भी इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगी। इसी वजह से उन्होंने कहा ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आपको किसी भी हालत पे गवर्नमेंट इसको अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है। इसी वजह से आर्टिकल 50 को इस तरह से कहा गया है। तो ये कहता है ये जो जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना इसीलिए नेसेसरी है क्योंकि सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंस मेंटेनेंस हो, जुडिशियरी के पास इंडिपेंडेंस रहे। इसमें कोई भी काम, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में भी सेपरेशन रखनी है एग्जीक्यूटिव को। और ये बात भी बोला गया है कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अंदर भी और उनके फंक्शन में भी सेपरेशन मेंटेन करनी है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको आर्टिकल 50। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 51 जो कि बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। इसमें 4 क्लॉजेस हैं, जैसे कि स्टेट को ये गाइडलाइन दिया गया है कि वो प्रमोट करे इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी
इंटरनली हमारे जितने सारे पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन जिस तरह से हो वो कोशिश करे पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। मेंटेन जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, डिफरेंट नेशन के अंदर रिलेशनशिप अच्छी तरह से मेंटेन हो। फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विथ वन अनदर, ठीक है। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को भी सेटल किया जाए, उसको एनकरेज करने के लिए भी उसके डायरेक्शन में काम किया जाए। तो ये था हमारा आर्टिकल्स। आसानी से याद रखने के लिए मैंने आपको लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का ये जो 7 आर्टिकल्स है इसको शॉर्ट फॉर्म में माइंड मैप में बना दिया है। आप लोग इसको याद रख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के डेस्क में लगाकर हर एक दिन इसको याद करेंगे तो अच्छी तरीके से याद रह जाएगी। एक ही प्रिंट में, एक ही पेपर में बहुत ही डिटेल्स तरीके से मैंने आपको माइंड मैप बना दिया है। आपको और कुछ स्लाइड्स देखने की ज़रूरत नहीं है या फिर और कोई मटेरियल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी जानते हैं। ये जो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो अमेंडमेंट में कौन कौन सी अमेंडमेंट में क्या क्या आर्टिकल्स ऐड हुए, इसका भी एक माइंड मैप मैंने बना दिया है। आपको अलग से कोई आर्टिकल देखने की ज़रूरत नहीं है। ये 42nd अमेंडमेंट में 4 आर्टिकल्स ऐड हुए थे, आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A। इनका डिटेल्स क्या क्या प्रोविजंस है इसके बारे में भी मेंशन किया है। 44th अमेंडमेंट में 1978 में आर्टिकल 38 को ऐड किया गया था। 86th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में आया, इसको आर्टिकल 45 इसमें ऐड किया गया था। मतलब 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था। जैसे कि हमें पता है आर्टिकल 21A में एजुकेशन को एक कंपलसरी, बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया गया था और उसको गाइडलाइंस बनाने के लिए, उसको लेकर लॉज बनाने के लिए डीपीएसपी में प्रोविजंस दिया गया 86th अमेंडमेंट के तहत। फिर 97th अमेंडमेंट आया जो कि 2011 में हुआ था, उसमें आर्टिकल 43B को इंक्लूड किया गया जो कि प्रिंसिपल रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है। ये हो गया आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसके साथ आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट 3 खत्म हो गया और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कुछ डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस वगैरह है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके साथ हम डीपीएसपी का कोर्स कंप्लीट करेंगे, डीपीएसपी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।